नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपनी संस्था यूजीसी नेट जेआरएफ विद अंजना। हम अलंकार के फर्स्ट पार्ट में थे। हमने अलंकार का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने पढ़ा था। अर्थालंकार और शब्दालंकार अलंकार के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे और शब्दालंकार के भेदों के बारे में भी पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले क्या आता है? अर्थालंकार ये अलंकार का पार्ट टू है। पार्ट वन आपके पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो अर्थालंकार के जो सबसे पहले भेद होते हैं, उपमा। उपमा हमेशा पूछा जाता है। उपमा किसे कहते हैं? जब आपके काव्य में योजक चिन्ह के साथ सा से सी सरिश आए तो उपमा अलंकार होता है। जब काव्य में योजक चिन्ह के साथ सा सी नी सॉरी से सरिश आए तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। मतलब ये मैं सरल भाषा में बता रही हूँ, एकदम सरल भाषा। अब चूंकि मैंने डीपी ही लगा के रखी है उपमा अलंकार की, तो मैं उसी को लेके चलती हूँ। मुख चंद्रमा सा है, चूंकि यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे योजक चिन्ह होगा। मुख चंद्रमा सा है। चंद्रमा मुख क्या है? यहाँ पे उपमेय है। उपमान क्या है? चंद्रमा है। वाचक शब्द सा है। जहां ये तीनों का सा और योजक चिन्ह आपको दिखेगा, वहां पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उपमेय क्या हो गया? मुख हो गया। उपमान किसका दे रहा है? चंद्रमा का दे रहा है। वाचक शब्द हमारा क्या हो गया? सा हो गया। तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो गया। चंद्रमा सा है, अर्थात उपमेय, उपमान, योजक चिन्ह। सा क्या होता है हमारा? सा हो जाता है आपका वाचक शब्द। माँ एकदम सरल है। अब हम दूसरा में जाएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा भी पूछा जाता है। ये जहां काव्य की पंक्ति में पंक्ति में मनु, मनु, जानो, नानु आदि होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। उदाहरण: जनु बरसा, ऋतु प्रकट उठाई। प्रकट उठाओ। नेत्र मानो कमल है।
दूसरा उदाहरण, सोहत ओढ़े पीठ पर। सोहत ओढ़े पीठ पर। श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि सेल पर। सेल पर आतप परियो प्रभाव। मन हूँ। यहाँ पे मानो आपका उत्प्रेक्षा है। जहाँ मानो, मन हूँ, सबसे सरल है मानो, हूँ, जानो मानो लगा रहता है, वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, ये भी बहुत सरल है। जहां पर काव्य की पंक्ति, जिस काव्य की पंक्ति में गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, तो वहां काव्य की पंक्ति में स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब कैसे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, चलिए इस उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण, सबसे पहले, बोले मीठे बोल जब, महके सारा गांव, हंसी पड़ी तो चांद भी छोड़ गया निज ठाम। बोले मीठे बोल जब, बोले मीठे बोल जब, महके सारा गांव, हंसी पड़ी तो चांद भी। हंसी पड़ी तो चांद भी छोड़ दिया निज ठाम। अब इन पंक्तियों में क्या दिखा रहा है, बोले मीठे बोल जब, महके सारा गाँव, मतलब इतना मीठा बोल बोल दिए कि सारा गांव को महक जाना, चांद का अपना सस्तान छोड़ देना। तो इतने मीठे बोल बोल दिए, महके सारा गांव, सारा गांव महक गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह सारा गांव महक जाना। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा का वर्णन हो रहा है, सारा गांव महक जाना और चांद का अपना स्थान छोड़ जाना। ये क्या है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है।
जहां भी ये सब चीज आपको दिखे जो अनावश्यकता से अधिक वर्णन है, तो यहाँ पे आपका वर्णन है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसका एक और उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे कि आगे नदियां, आगे नदियां पड़ी, अपार खुशी छाई। तो आगे नदियां पड़ी जो अपार खुशी चाही, तो नदियां से यहाँ पे खुशी का तुलना होता है। तो ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। जहां भी आपको इस तरह की पंक्तियां लगे तो आप जान जाइए बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। तीन चार। चौथा में है हमारा मानवीकरण अलंकार। क्योंकि अलंकार बहुत है, अगर आपको किसी भी अलंकार में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जब प्राकृतिक वस्तुओं में, और इसके साथ ही मेरी जो क्लासेस है वो 10:30 बजे टेलीग्राम में भी होती है। 10:30 बजे टेलीग्राम में मेरी क्लासेस होती है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो तो। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाएं होने का वर्णन हो, जब पंक्ति का, जब काव्य पंक्ति में प्राकृतिक वस्तुओं में, जैसे पेड़ पौधे बादल, पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाएं होने का वर्णन है। मानवीय भावनाएं होने का वर्णन। तो वहां पे क्या होता है? तब वहां मानवीय अलंकार होता है। उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फूल हंस रहा है, कलियां मुस्कुरा रही है, मतलब यहाँ पे मानवीय भावनाएं का वर्णन हो रहा है, तो ये मानवीय अलंकार हो गया। इसका सेकंड उदाहरण भी देख लेते हैं। सागर के उस पार नाच नाच कर मधुर गान। सागर के उस पार नाच नाच करती है, नाच नाच करती है लहरें। मधुर गान। तो लहरें क्या कर रही है? लहरें मधुर गान कर रही है। यहाँ पे क्या है? सागर के नाच नाच करती है, यहाँ पे भी मानवीय अलंकार है, क्योंकि लहरें क्या कर रही है? मधुर गान कर रही है, मानवीय अलंकार। 5। जितने भी अलंकार है सब आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? जब दो अलग अलग वस्तुओं में इतनी अधिक समानता हो कि उसके बीच का अंतर समाप्त हो जाए।
आवाज आ रहा है। पहले तो बैठ जाओ। वरना जब दो अलग अलग वस्तुओं में इतनी अधिक समानता हो, जब दो अलग अलग वस्तुओं में ऑफ कर देते हैं, इतनी अधिक समानता हो, इतनी अधिक समानता हो कि उनके बीच के अंतर ही समाप्त कर दिया जाए। तो वहां पर क्या होता है? तो रूपक अलंकार होता है वहां पर। रूपक अलंकार होता है। उदाहरण। 15 मिनट चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट वापस। 5 7। उदाहरण। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अथा की सूरदास जी की बनती है। कृष्ण कृष्ण कहते हैं कि मैया मुझे खेलने के लिए चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। चंद्र खिलौना, यहाँ पे जो है इतनी अधिक समानता है कि वो क्या कहते हैं, पूरा उपमेय और उपमान इतनी अधिक समानता होती है कि एक ही जैसा, अंतर नहीं जान पड़ता। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मैया मैया मुझे खेलने के लिए चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। देखिए 6 में जो होता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ रूप रंग में अत्यधिक समानता होने का आकार है, एक वस्तु को भूल से दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। देखिए, जब रूपक अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में क्या अंतर है? जिस काव्य में गुण की अत्यधिक समानता के कारण, समानता के कारण किसी वस्तु को भूल से दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। और उसी भूल के अनुसार क्रिया भी की जाती है।
वहां क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि ओस बूंद, बिंदु चुग रही हंसनी, मानो मोती उसको जान। ये इसका उदाहरण हो गया कि ओस की बूंदी को चुग रही हंसनी किसी चीज की मोती है। उदाहरण। अभी आप योजक चिन्ह देख के नहीं, क्या उपमा है, क्योंकि सा से सी का वर्णन नहीं है। और ना ही योजक चिन्ह देख करके, जैसे यहाँ पे योजक चिन्ह है चंद्र खिलौना। चंद्र खिलौना में भी योजक चिन्ह है। अब ये चीज, ये रूपक है। ये भी नहीं सोच लीजिएगा कि ये तो रूपक है। तो इसको मैं क्लियर करूंगी। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जा। अभी तक क्या अर्थ ये हुआ कि हंसनी ने ओस को सचमुच मोती समझ लिया, अपने इसे भूल के कारण खाने लगी। हंसनी ने ओस को सचमुच मोती समझ लिया। यही होता है भ्रांति मत। समझ लिया, अपनी इसी भूल के कारण खाने लगी। अब आप बोलिएगा कि ये तो भाई उपमा हो गया, ये तो उपमा तो होगा नहीं, साथ ऐसी है नहीं योजक चिन्ह है। ये तो रूपक हो गया, क्योंकि यहाँ भी योजक चिन्ह है, भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले जाऊं, या दूसरी पंक्ति है, चरण कमल मत बंदो हरिराई सूरदास जी की। दोनों में योजक चिन्ह है, तो रूपक क्यों नहीं होगा, इस बात को मैं क्लियर करूंगी। अब देखिए रूपक। रूपक रूपक का भी एक लाइन देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रूपक है। तो रूपक है कि हंसनी ओस मोती चुग रही। मतलब सीधे सीधे कवि ने ओस को सीधे मोती का ही रूप दे दिया। रूपक में क्या हो जाएगा कि हंसनी ओस मोती चुग रही है। हंसनी क्या ओस मोती चुग रही है, चुग रही, अर्थात कवि ने ओस को सीधे मोती का रूप दे दिया। ठीक है। अब जैसे इसमें एक और उदाहरण है, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, वो रूपक का हो गया। मुख चंद्रमा के समान सुंदर, मैं मुख चंद्रमा है। मुख चंद्रमा है, सीधे सीधे कवि ने क्या किया कि मुख चंद्रमा है। दोनों को एक ही मान लिया, मुख क्या है, चंद्रमा है, तो ये भी हमारा रूपक है। अब इसको भ्रांति, चंद्रमा को मुख समझकर निहारने लगा, तो ये भ्रांतिमान हो जाएगा कि चंद्रमा को उसने मुख समझकर निहारने लगा, तो यहाँ पे भ्रांतिमान हो जाएगा। ठीक है। अब संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, किस काव्य में, यहाँ जहां अंत में मन में था अथवा स्थिति की बनी रहती है, जिस काम में कि ये होगा, मतलब संदेह बना रहता है शुरू से लेके अंत तक, जिस काव्य की पंक्ति में संदेह, जिस काव्य की पंक्ति में शुरू से लेके अंत तक
अंततः संदेह की स्थिति बनी रहती है, संदेह की स्थिति बना रहता है। वहां पर क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। ठीक है। अब संदेह अलंकार का एक और है, जहां पर यहाँ पर संदेह अलंकार जहाँ किंध हो, जैसे मनु जानो, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार था तो इसका भी है। या, अथवा, की, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, किंग की, केंद्र, ये शब्द जहां दिखाई पड़ेंगे, केंद्र, ये शब्द जिस काव्य की पंक्तियां में होगा, पंक्ति में होगा, वहां संदेह अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण, अंधेरे में पड़ी यह चीज रस्सी है या सांप, समझ में नहीं आ रहा, दुविधा बन गई। अंधेरे में पड़ी यह चीज रस्सी है या सांप, दुविधा, दुविधा की स्थिति है। अब भ्रांतिमान में क्या होगा? मैंने गलती से रस्सी को सांप समझ गया और भाग गया, भ्रम की स्थिति। मैंने गलती से रस्सी को सांप मान लिया और भाग गया। भ्रम, भ्रम की स्थिति हो गई, या भ्रांतिमान हो गया। ठीक है। ये 7 हुआ। 8, विभावना अलंकार। ये क्या होगा? जहां कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, जहां पे जिस काव्य में, जिस काव्य की पंक्ति में कारण नहीं, फिर भी काव्य काम हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है? विभावना अलंकार, विभावना अलंकार होगा। जैसे बिन शब्द का प्रयोग जहाँ होता है ना, वहां अक्सर विभावना अलंकार का, जैसे बिना पैर के चलना, बिना हाथ के दिखना, कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है। बिन शब्द का प्रयोग जहां होगा वहां पे आपका विभावना प्रयोग होगा, ये प्रयोग आप देखिए, तो वहां विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार ठीक इसका उल्टा है। जिस काव्य की पंक्ति में कारण पूरा है फिर भी काम नहीं हो रहा है, जिस काव्य की पंक्ति में
कारण पूरा है, फिर भी काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। वहां पर क्या होगा? वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। विशेषोक्ति अलंकार होगा। आगे चल के मैं आपको संधि भी पढ़ाऊंगी, इसमें समास भी पढ़ाऊंगी। काफी ट्रिक के साथ पढ़ा दूंगी। बस एक बार देखना है, एग्जाम के पहले आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास लाइट है, बत्ती है, इन्वर्टर है, सारी सुख सुविधाएं, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे। तो इसी तरह से एक उदाहरण देती हूँ, पानी में रहकर प्यास ना बुझे। मतलब कारण पूरा है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है। कारण पूरा है लेकिन कार्य नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। इसके बाद 10 विरोधाभास अलंकार। दो बिल्कुल उल्टी बातें जब एक साथ कही जाए, पहली बार में अजीब लगे लेकिन दूसरी बार गहराई से सोचने पर उसे सही और सुंदर अर्थ समझ में आ जाए, तो वहां पे जिस काव्य में दो बिल्कुल उल्टी बातें एक साथ कह दी जाए, जिससे पहली बार में बात अजीब लगे लेकिन गहराई से सोचने पर गहराई से सोचने पर उसका सही और सुंदर अर्थ समझ में आ जाए। तो वहां पे क्या कहते हैं? वहां पे विभाग, वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण क्या होता है? प्रिय मौन की अभिव्यक्ति है। प्रिय मौन अभिव्यक्ति है। महादेवी वर्मा। तो ये जो बात है कि प्रिय मौन की अभिव्यक्ति है, मतलब शुरू में क्या है देखें, मौन भी कभी अभिव्यक्ति हो, जैसा कोई चुपचाप बैठा है तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? लेकिन हम इस जब काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं कि प्रिय मौन की अभिव्यक्ति है, तो इससे साफ झलकता है कि नहीं, कभी कभी मौन बैठ करके उसके हाव भाव से भी हम उसके बारे में अंदर क्या चल रहा है पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब आगे वाले में हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। वो भी काफी इजी है, अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ेंगे, उसके आगे जानेंगे।
तो ये हमारा दोनों अलंकार, ये अलंकार पार्ट 2 था, ये दोनों अलंकार हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद अगले अलंकार में पढ़ेंगे। तो उसके कौन कौन से भेद होते हैं। छेकानुप्रास होते हैं, वृत्त्यानुप्रास होते हैं, श्रुत्यानुप्रास होते हैं, लाटा अनुप्रास होते हैं। तो काफी इजी तरीके से, और अनंत्यानुप्रास होता है। तो छेकानुप्रास के जब एक वर्ण 2 बार आए तो छेकानुप्रास कहते हैं। वृत्त्यानुप्रास जब वृत्तियों की अनुकृति, जब एक वर्ण अनेक बार आए उसकी आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, अनेक बार आए। श्रुत्यानुप्रास एक ही वर्ण के उच्चारण कई बार हो, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तवर्ग का हो, तवर्ग का उच्चारण हो। लाटानुप्रास एक ही अर्थ वाले समान आवृत्ति से अधिक बार आए। काफी आसान तरीके से आपको समझा दूंगी, तो बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना भी। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक तो हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ते हेतु। तो इसमें क्या होगा, अधिक बार जब एक ही अर्थ वाले आवृत्ति के शब्द अधिक बार समझने पर उसका अर्थ भिन्न हो जाए, मतलब एक ही आवृत्ति के शब्द 2 बार आ जाए, उसका अर्थ एक बार में अलग हो, दूसरे बार में अलग हो, तो वहां पे क्या लाटानुप्रास होता है। अनंतानुप्रास क्या होता है, शब्दों के अंत में स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई आए तो वहां अनंतानुप्रास होता है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, या शब्दों के अंत में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाए, दोनों में से कोई एक आए तो अत्यानुप्रास होता है। राम लखन सीता सहित छपै सरहु सुर भूप, यहाँ सुर रूप आया फिर भूप आया, क्योंकि इसमें कौन सा अलंकार होगा, अनंत्यानुप्रास। हालांकि इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको आगे मैं करवा दूंगी। इनके भेद, अत्यानुप्रास अनुप्रास के भेद। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। शुभ रात्रि।